तो गुरु एवेंजर्स डूम्सडे के ऑफिशियल ट्रेलर से ऐसी कई सारी डिटेल्स हमारे सामने आई हैं जो कि फर्स्ट रिएक्शन की हाइप में मिस हो गई, मगर फाइनली आप सबकी हेल्प से हम एक एक करके उन सारी डिटेल्स को अब अनकवर करेंगे एंड मूवी रिलीज होने से पहले सारी गुड़ागड़ित क्लियर कर लेंगे कि पिक्चर कैसी होगी। खुद को स्पॉइल करने के लिए खुद ही मेहनत कर रहा हूं, पर अब खैर अपनी सबसे पहली डिटेल से शुरू करें तो एक जो सबसे कॉमन चीज जो सबने मिस कर दी है वो है डूम्सडे क्लॉक का लास्ट वाला पार्ट ट्रेलर से, जहां पे अगर आप ध्यान दोगे तो डूम्सडे की क्लॉक शुरू होती है एक नए टाइमर से जिसका समय है 4:27:16, लेकिन अगर इसको अमेरिकन स्टैंडर्ड टाइम में कन्वर्ट करके देखो तो आएगा अप्रैल 27, 2016। एंड इस दिन पता है क्या हुआ था? कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर रिलीज हुई थी, जिसके फिर साथ कई सारे मतलब बनते हैं। जैसे कि पहले तो रूसो ब्रदर्स की ये शुरुआत को दिखाता है एमसीयू की जर्नी में वो कैसे एंट्री लिए हुए थे, जिसके साथ ही साथ ये नए नैरेटिव के बारे में भी बताता है कि इसमें भी कई सारे हीरोज फिर से स्प्लिट होंगे जो कि आधे डूम के साथ होंगे और आधे उसके अगेंस्ट होंगे। एंड फिर एक बार फिर से टोनी वर्सेस कैप की राइवलरी खड़ी होती है, जहां पे अब मैं एज ऑलवेज टीम आरडीजे ही रहूंगा, यानी कि टीम डूम इस मूवी में। एंड अगर आप टीम कैप से आते हो तो तुम्हारी और मेरी दुश्मनी है आज से। जिसके फिर बाद हम अपनी नेक्स्ट डिटेल की तरफ बढ़े तो जब डूम सिर्फ अपनी 2 फिंगर्स का यूज करके थॉर के स्टॉर्म ब्रेकर को रोक देता है तो तभी हमें डूम के हाथ पे गॉन्टलेट पे एक मिस्टिक इंग्रेविंग्स देखने को मिलती है, जहां उन इंग्रेविंग्स को अगर आप ध्यान से देखोगे तो वो दरअसल लाथवेरियन सॉर्सरी रून्स हैं, जो कि एक एंशिएंट मिस्टिक सिंबल्स हैं जो कि सीधे डूम के आर्मर के थ्रू चैनलाइज होते हैं। और इसीलिए डूम इस अटैक को फिजिकली ब्लॉक नहीं कर रहा, वो इस अटैक की एनर्जी को सीधे अपनी रूनिक सॉर्सरर एनर्जी एंड पावर्स के थ्रू एब्सॉर्ब करता है और फिर उसे हार्मलेसली डिस्पर्स भी कर देगा, जो कि अभी इसमें नहीं दिखाया गया, क्योंकि कॉमिक्स में डूम की सॉर्सरी 3 अलग अलग मिस्टिक स्कूल के कॉम्बिनेशन से आती है, जिसमें पहला आता है लाथवेरियन रूनिक मैजिक, जो कि पुराने स्पेल्स जो कि परमानेंटली उसके आर्मर्स पे इंग्रेव्ड हैं, जिससे उसके पूरे बॉडी पे अराउंड एक कांस्टेंट मैजिक बैरियर बना रहता है। जिसके बाद दूसरा आता है डार्क आर्ट्स, जो कि डेकेड्स तक अलग अलग डायमेंशंस के सॉर्सरर्स से सीधे खींची हुई फॉरबिडन एंड सीखी हुई मैजिक है। एंड इसी वजह से डूम को मार्वल हिस्ट्री का सबसे पावरफुल सॉर्सरर्स में से एक भी काउंट किया जाता है, जो कि डॉक्टर स्ट्रेंज के लेवल या फिर उससे ऊपर भी जाता है। एंड फिर तीसरा आता है सोल अब्जॉर्प्शन, जहां डूम ने पहले हजारेथ 3 नाम के डीमंस की सोल को अपने आर्मर में ट्रैप कर लिया था, ताकि वो अपनी मैजिकल पावर्स को उसकी नेचुरल लिमिट से भी आगे एम्पलीफाई कर सके। ठीक ऐसा ही कुछ हमें मार्वल के व्हाट इफ शो में भी देखने को मिला था, जहां डॉक्टर स्ट्रेंज ने सेम यही चीज की हुई थी। एंड यही डूम अपने गॉन्टलेट पर बने रून्स को एक मिस्टिक कंडक्टर की तरह यूज करता है, जो कि ओडिन फोर्स पावर्ड थॉर के फुल फोर्स स्ट्राइक को भी एब्सॉर्ब कर लेता है अपने एन्चैंटमेंट के थ्रू और उसे न्यूट्रलाइज भी कर देगा। एंड फिर इसी वजह से ही डूम अपने हर पिछले एमसीयू विलन से कुछ ज्यादा ही ऑब्जेक्टिवली एंड फंडामेंटली ज्यादा पावरफुल और अलग है, क्योंकि थैनोस को भी यूनिवर्स का सबसे बड़ा थ्रेट बनने के लिए 6 इन्फिनिटी स्टोन्स की जरूरत पड़ी थी, लेकिन यहां डॉक्टर डूम सिर्फ अपनी इंटेलिजेंस, साइंस एंड सॉर्सरी का यूज करके नेक्स्ट लेवल पे ही खड़ा है। जिसके साथ ही साथ एक कनेक्शन में एक चीज और ध्यान देने वाली की जरूरत है कि डूम के गॉन्टलेट पे ये रून्स वांडा के सूट पे बने हुए रून्स की तरह काफी ज्यादा सिमिलर हैं, जो कि हमें डॉक्टर स्ट्रेंज 2 मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में देखने को मिले ही थे, जहां पे अब ये थोड़ा सा स्ट्रेच जरूर से होगा, पर ये बात समझो कि कॉमिक्स में डूम ने मॉलिक्यूल मैन को कैप्टिविटी में बांध के रखा हुआ था एंड उसकी एनर्जी एंड पावर्स को यूज कर रहा था खुद को और भी ज्यादा पावरफुल बनाने के लिए। तो ठीक यहां मूवी लाइव एक्शन वर्जन में डूम वांडा की पावर्स के साथ ऐसा क्यों नहीं कर सकता? वो उसे धर लेगा, उसे पकड़ के बांध के रखा ही रहेगा, या फिर अपने में फंसा लेगा ताकि केओस मैजिक को यूज करके वो और भी ज्यादा बैडएस बन सके। पूरी तरीके से हो सकता है। एंड नाउ अब इसकी अगली डिटेल की ओर आगे बढ़े तो जो हमें लोकी का ग्लिम्स देखने को मिला है डूम्सडे के ट्रेलर में वो काफी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि भाई अपना क्लासिक टीवीएफ फैशन में ऐसी ही प्लेस में खड़ा हुआ है, जो कि पूरी तरीके से हो सकती है कि स्टीव रॉजर्स का वो घर हो, जहां पे वो जानकारी, इंफॉर्मेशन एंड रिक्रूटमेंट के लिए आया होगा कि हमें वॉर में तुम्हारी हेल्प लगेगी एज अ मल्टीवर्सल मैसेंजर के तौर पे। एंड ये चीज साबित इस वजह से हो जाती है क्योंकि जिस बंदे के पास इधर लोकी का आईडी बैज है उसकी रिंग फिंगर में एक वेडिंग रिंग है। एंड अभी ऐसे वार्म टोन में कौन शादी करके बैठा है? अपनी स्टीव रॉजर्स।
जहां पे लोकी के इस आईडी कार्ड वाले शॉट को और भी ध्यान से देखें तो इस आईडी बैच के पीछे यग्द्रसील का लोगो बना हुआ है, जो कि यह दर्शाता है कि लोकी के टेक ओवर करने के बाद अब सब टीवीए वासियों के पास एक ऐसा आईडी बैच होगा। पर उससे भी बड़ी बात, स्टीव को ये लोकी का बैज मिलने का एक रीजन ये भी है कि वो मल्टीवर्सल ट्रैवल आराम से कर सकता है बिना किसी टीवीए के इंटरफेरेंस के, बिना किसी के परेशान किए हुए, क्योंकि इधर सीधा स्टीव को बैच सीधा लोकी के पास से मिला है बड़े साहब की तरफ से, कि लोकी ने छूट दी हुई है कि बंदा कहीं भी किसी भी टाइम पे कैसी भी छेड़खानी कर सकता है, या फिर उसके पास ये कार्ड पहले से था, क्योंकि स्टीव यहां पे पास्ट में बहुत ही पहले से रह रहा है एंड पास्ट में जाके बहुत टाइम तक आपको छेड़खानी करने की कोई भी इजाजत नहीं होती। एंड यही चीज देखते हुए कि अपने स्टीव को भी एक हैप्पी एंडिंग मिलनी चाहिए, तो लोकी ने बहुत पहले ही उसे ये कार्ड दे दिया हो कि पास्ट में जाकर आप हंसी खुशी रह सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम होगी तो मैं देख लूंगा। पर इसी हरकत की वजह से अनजाने में लोकी एंड स्टीव ने मिलकर अपने मेन अर्थ में इंकर्जन्स की शुरुआत कर दी और उन्हें अपनी गलती की रियलाइजेशन अब हो रहा है, जिसमें अब लोकी को इधर आने का सिर्फ यहां पे दो ही सेंस बन सकता है कि एक तो ये हो सकता है कि वो सारी टाइमलाइंस को पकड़ के बैठा हुआ है एंड उन्हें वो अलाइव तो रख सकता है मगर उन्हें कोलाइड करने से रोक नहीं सकता, कोई बड़ी छेड़खानी नहीं कर सकता। वो मल्टीवर्स में अपने एस्ट्रल प्रोजेक्शंस तो दे पाता है ताकि वो थोड़ा सा फ्रीली घूमने का इल्यूजन खुद के लिए ले सके, मगर कुछ मेजर नहीं छेड़ सकता। एंड जब उसे रियलाइज होगा कि डूम इन इनकर्जन्स को यूज करके अचीव क्या करना चाहता है, तो आरडीजे के सामने वो स्टीव को ही खड़ा करना चाहेगा, क्योंकि ही इज द वर्दी वन जो कि उसके आइसोलेशन एंड अपने ग्लोरियस पर्पस को फुलफिल करा देगा। काफी ज्यादा इंफॉर्मेशन हो गई ना। खैर, अब थोड़ी सी इसको हल्का और इंफॉर्मेशन करें तो इसे ऐसे भी देख सकते हैं कि स्टीव खुद इस बार हरामी निकलेगा और वो डूम की साइड ले लेगा एंड फिर अपने पुराने एवेंजर्स को न्यू एवेंजर्स से लड़ना होगा अपनी आइडियोलॉजी के साथ, ठीक जैसा सिविल वॉर में हुआ था, जिसकी वजह से अपने न्यू एवेंजर्स की इज्जत भी स्टैब्लिश हो जाएगी और अपने पुराने एवेंजर्स की रूढ़िवादी सोच भी पीछे छूट जाएगी, जिसमें लोकी ऑब्वियसली डूम को अपोज करेगा और उन दोनों की बम्पर लड़ाई होगी मल्टीवर्स को कंट्रोल करने को लेकर, जिसमें डूम ऑब्वियसली ही जीत जाएगा क्योंकि आरडीजे ऑलवेज विंस। नाउ अब यहाँ पे डूम्सडे ट्रेलर के साथ हमें डूम्सडे का एक नया पोस्टर भी देखने को मिलता है जो कि फाइनली डूम की फैमिली को दिखाता है, जहाँ पे एक तरीके से ये एक पेंटिंग आर्ट वर्क ज़्यादा नज़र आता है जिसमें डूम और उसकी माँ नज़र आती है, जिसमें डूम अपने बचपन वाले फॉर्म में होगा या फिर अपने कॉमिक एक्यूरेट वाले वर्जन से ये दूर जाते हुए नजर आएंगे, तो हमें डूम और उसकी वाइफ और उसके बच्चे का आर्ट वर्क नजर आ सकता है। एंड उसके साइड में एंजल्स उड़ते हुए नजर आ रहे हैं एंड ठीक उसके नीचे ही एक डिस्ट्रॉयड प्लैनेट की पेंटिंग नुमा भी आर्ट वर्क नजर आता है, जिसका मतलब यही निकलता है कि एक्चुअली डूम ने अपनी फैमिली को लूज कर दिया होगा इनकर्जन्स में या फिर अपनी मां को लूज कर दिया होगा इनकर्जन्स में, और अब वो ट्राई कर रहा है कि एक ऐसा वर्ल्ड बनाने का जहां पे कभी कोई इनकर्जन्स होगा ही नहीं, कभी कोई परेशानी होगी ही नहीं। एंड इस न्यू वर्ल्ड के लिए उसे सूजन और उसके बच्चे फ्रैंकलिन की जरूरत पड़ेगी, जिसकी पोस्ट क्रेडिट में हिंट हमने फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप्स मूवी में देख ही लिया है। जिसके बाद फिर हम अपनी एक और अगली डिटेल की ओर बढ़े तो इस शॉट में हम देखें तो इस शॉट में कई सारे हीरोज एवेंजर्स टावर्स में देखने को मिलते हैं एंड उनके पीछे स्क्रीन पर एक डायग्राम बना होता है, जहां पे उसे देख के ये समझ में आता है कि एक्चुअली यहां कोई नॉर्मल इंकर्जन नहीं हो रहा है बल्कि थ्रीसम होने वाला है, मतलब कि आई मीन थ्री वे, मतलब कि थ्री डिफरेंट रियलिटीज में आपस में कोलाइड करने वाली हैं, जिसमें क्लियरली एक्समैन का अर्थ, फैंटास्टिक फोर का अर्थ और अपनी मेन अर्थ 19999 का अर्थ आपस में कोलाइड करेंगे, जिसमें प्लैनेट्स को डिस्ट्रॉय करने के ऑर्डर में सबसे इजी ऑप्शन आता है कि एक्समैन की दुनिया को पहले आप आग लगा दो, क्योंकि इधर पहली सेंटिनल्स एंड डूम ने आकर मारामारी कर चुके हैं। एंड फिर दूसरा अच्छा ऑप्शन बचता है अपने फैंटास्टिक फोर की दुनिया को अपने मेन वाले अर्थ से थोड़ा सा मर्ज कर लो, उन दोनों दुनियाओं के बीच में साठ गार्ड बेटर बैठा लो, ये एक अच्छा ऑप्शन निकल सकता है। जब खैर भाई लोग ये सारी चीजें तो होती ही रहेंगी, बट इन सारी बातों के अलावा अपना जहां सारा जमाना कप्तान साहब के आने के लिए एक्साइटेड तो था ही, पर उस एक्साइटमेंट में कई बात ये लोग मिस कर दिए कि इस शॉट में कैप्टन के पीछे कोई खड़ा है। दैट मीन्स कि स्टीव यहाँ पे किसी की हेल्प से फैंटास्टिक फोर की शिप के अंदर थॉर के सामने खड़ा है एंड इधर लोकी हो सकता है, लेकिन उसे इतनी जल्दी बुलाना सही डिसीजन नहीं होगा क्योंकि मार्वल ऐसे तुरंत ही थॉर को इतनी जल्दी हार्ट अटैक बार बार नहीं देगा, क्योंकि लोकी एंड थॉर का मिलन ट्रूली समथिंग स्पेशल होने वाला है। तो मार्वल श्योरली अपना टाइम लेगा थॉर एंड लोकी के भरत मिलाप को लेकर, पर इधर कोई और कैरेक्टर भी स्टीव के पीछे हो सकता है क्योंकि अपनी फैंटास्टिक फोर की शिप है।
तो यहाँ पे इसे इस लॉजिक से बैठा के इसे ऐसे देख सकते हो कि फैंटास्टिक फोर की टीम शुरू में ही डिवाइड हो जाती है बाकी हीरोज को रिक्रूट करने के लिए, जैसे कि दी थिंग एंड सूजन वकांडा एंड तलोकन्स के पास पहुंचते हैं बाकी अपने एवेंजर्स के साथ, जिसके बाद अपना रीड अपने सैम शैंग-ची एंड येलेना के साथ एक्समैन को रिक्रूट करने के लिए जाता है एंड उधर उनकी लड़ाई होती है एंड फिर इधर जॉनी स्टॉर्म अपने स्टीव को लाने के लिए खड़ा हो सकता है, जिसमें अपनी लोकी उसकी हेल्प भी करेगा। जहां पे बाकी यह चीज तो है ही, लेकिन इसके अलावा मैं इस चीज को लेकर ज्यादा इंटरेस्टेड हूं कि जब नेमर सूजन को पहली बार देखेगा और मन मोहित हो जाएगा तो वो मोमेंट कैसा रिक्रिएट होगा, क्योंकि ये भी डूम जितना ही नार्सिसिस्ट है एंड एक ट्रेडिशनल राजा है जिसे कोई भी चीज़ पसंद आती है तो वो उसे छीन लेता है, ले लेता है, उठवा लेता है। तो इधर जब नेमर को पता चलेगा कि मेरी मोहब्बत को डूम उठा लेके जा रहा है तो डूम को सपोर्ट करेगा ही नहीं एंड इसी के बीच में रीड भाई क्या करेंगे, वो सारी बातें देखने लायक होंगी कि भाई जहाँ पे मैं जाता हूँ जिस यूनिवर्स में मेरी औरत के पीछे सब पड़े ही रहते हैं। बट खैर इन सारी चीज़ों के ऊपर हम और भी डिटेल में बात करेंगे, मगर अभी के लिए तब तक के लिए रहने देते हैं। आप अपने ओपिनियंस में ज़रूर से बताइएगा कि आपने क्या नई डिटेल्स एंड थ्योरीज डिस्कवर की हैं, उन सारी चीज़ों के बारे में मुझे कमेंट से ज़रूर बताइएगा और तब तक के लिए देखते रहिएगा पीजे एक्सप्लेन।